नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मास्टर डॉक्टर सैमी रनीमान सर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। काफी लंबे अंतराल के बाद हमने पिछली बार किया था एफोरिज्म नंबर 192। और हम पढ़ रहे हैं लोकल डिजीज की ट्रीटमेंट कैसे होती है। एफोरिज्म नंबर 193। बाय मीन्स ऑफ दिस मेडिसिन एम्प्लॉयड ओनली इंटरनली। जो भी दवाई पिछली बार हमने देखा कि कैसे एक ट्रूली होम्योपैथिक दवाई हम ढूंढ सकते हैं। पहले एक ऐसी दवाई देनी है जो एक या दो जो ट्रिवियल सिम्टम है, सीवियर सिम्टम है, उसके हिसाब से हमें देनी है। फिर पिक्चर खुलेगा तो फिर हमें सच्ची पिक्चर मिलेगी, टोटालिटी बनेगी और बाद में हम उसमें से ट्रूली होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दवाई है, by means of this medicine employed only internally, and if the disease be but of recent origin, often by the very first dose of it, the general morbid state of the body is removed along with the local affection. ये जो दवाई हम देंगे, अगर ये बीमारी रिसेंट ऑरिजिन की है तो पहले डोज से ही ये चली जाएगी। द जनरल मॉर्बिड स्टेट ऑफ द बॉडी इज रिमूव। एक ही डोज से पूरी बॉडी की जो जनरल मॉर्बिड स्टेट है वो खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ उसका लोकल अफेक्शन भी खत्म हो जाएगा। एंड द लेटर इज क्योर्ड एट द सेम टाइम एज द फॉर्मर। दोनों एक साथ ही खत्म होंगे, लोकल अफेक्शन एज वेल एज इंटरनल अफेक्शन। Proving that the local affection depended solely on a disease of the rest of the body। ये दिखाती है कि लोकल अफेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल, ये जो बॉडी के दूसरे पार्ट से उसके ऊपर एकमात्र तरीके से डिपेंडेड है, एंड शुड ओनली बी रिगार्डेड एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द वॉल। तो ये सिर्फ वॉल का ही एक ऐसा पार्ट है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा ही हम इसको समझ सकते हैं। as one of the most considerable and striking symptoms of the wall disease। और इसको हमें पूरी डिजीज का एक स्ट्राइकिंग सिम्टम के तौर पर हमें उसको समझना होगा, कंसीडर करना होगा। यानी कि अगर आप मेंटल से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको ये पार्ट भी एक जोड़ना होगा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक बन के आपके सामने आ रहा है। Aphorism number 194। It is not useful either in acute local diseases of recent origin or in local affections that have already existed a long time to rub in or apply externally to the spot an external remedy, even though it be the specific, and when used internally salutary by reason of its homeopathicity, even although it should be at the same time administered internally। तो एक्यूट लोकल डिजीजेज जो रिसेंट ओरिजिन के हैं या ऐसे लोकल अफेक्शन जो काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं, जैसे लॉन्ग टाइम ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन का कोई एक्जिमा हो या सोरियासिस हो या फिर कोई डिस्कलरेशन हो, मेलाज्मा, क्लोएज्मा, या फिर विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, पिटिरियासिस वर्सिकोलर, या कोई भी मेलानोमा, या कोई भी नेवी जो काफी लंबे टाइम से है। तो इन दोनों ही केसेस में ये यूजफुल नहीं होगा क्या, टू रब इन और अप्लाई एक्सटर्नली टू द स्पॉट एंड एक्सटर्नल रेमेडी। एक्सटर्नल रेमेडी उस स्पॉट पे जहां पर बीमारी है वहां पर एक्सटर्नली अप्लाई करना या उसको रब करना कभी भी यूजफुल नहीं होगा।
भले ही वो उसकी कितनी भी स्पेसिफिक हो, और साथ में उसको, और वही दवाई जब उसको इंटरनली यूज होता है तो उसकी होम्योपैथिसिटी की वजह से वो काफी लाभदायक हो जाती है। इवन ऑल दो इट शुड बी एट द सेम टाइम एडमिनिस्टर्ड इंटरनली, अगर उसको इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों तरीके से दिया तो होम्योपैथिसिटी की वजह से वो सैल्यूटरी हो जाएगी। For the acute topical affections, that is inflammations of the individual parts, erysipelas, etc., which have not been caused by external injury or proportionate violence, but by dynamic or internal causes, yield most surely to internal remedies. ऐसी कोई टॉपिकल अफेक्शन, स्किन के अफेक्शन बाहर दिख सकते हैं, ऐसे अफेक्शंस एज फॉर एग्जांपल इंफ्लेमेशन ऑफ कोई इंडिविजुअल पार्ट है या स्पेलास है या फिर कोई भी, जो बाहर से कोई ऐसी वायलेंट इंजरी की वजह से नहीं हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ डायनामिक इंटरनल कोजिस की वजह से हुआ है, तो इनकी दवाई इंटरनल रेमेडीज ही होनी चाहिए, होम्योपैथिकली अडेप्टेड टू द परसेप्टिबल स्टेट ऑफ द हेल्थ। परसेप्टिबल स्टेट ऑफ हेल्थ मीन्स कि जो प्रेजेंट है अभी एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर में, वो स्टेट ऑफ हेल्थ में क्या परसेप्शन है, उसके आधार पे होम्योपैथिकली जो इंटरनल रेमेडीज हम देंगे उससे ही ये बीमारी जाने वाली है। फुटनोट में लिखा है कि प्रूव्ड, और ये प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सिलेक्टेड फ्रॉम द जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड रेमेडीज, मेडिसिन, जो भी मेडिसिन प्रूव्ड है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। एज फॉर एग्जाम्पल फुटनोट में दिया है एकोनाइट, रोस्टॉक्स, बेलाडोना, मर्क्यूरी एक्सेट्रा, ये सब प्रूवन मेडिसिन है एंड जनरली विदाउट एनी अदर एड, और इन सब में कोई दूसरी सारवार की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर जहां पर हमें राइट होम्योपैथिक सिमिलिमब मिल जाती है वहां पर कोई और एड की जरूरत नहीं पड़ती। बट इफ दिस मेडिसिन दिस डिजीज डू नॉट यील्ड टू देम कंप्लीटली, लेकिन अगर ये बीमारी उन दवाइयों से कंप्लीटली हिल नहीं होती, and if there still remain in the affected spot and in the wall state, notwithstanding good regimen, a relic of disease, which the vital force is not competent to restore to the normal state, then acute disease was a product of Sora. इतना करने के बाद भी एक्यूट दवाइयां यूज की प्रूव्ड मेडिसिन से, और हमने सब कुछ लिया, एक्यूट डिजीजेस की बात कर रहे हैं सर, एक्यूट डिजीज में ये सब किया, फिर भी अच्छा रेजिमेंट रखा, फिर भी वॉल स्टेट में से या कोई अफेक्टेड स्पॉट से कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बीमारी है वाइटल फोर्स की, जो नॉर्मल स्टेट को रिस्टोर करने से रोक रहा है, वाइटल फोर्स को रोक रहा है, तो फिर ये बीमारी सोरा की प्रोडक्ट है। एज नॉट इनफ्रीक्वेंटली हैपन्स मीन्स एज फ्रीक्वेंटली हैपन्स, दोनों तरफ नेगेटिव बात की है तो पॉजिटिव बात है ये कि एज फ्रीक्वेंटली हैपन्स, which had hitherto remained latent in the interior, अब पहले जो लेटेंट था अब वो जाग गया, सोरा उसकी प्रोडक्ट है, but has now burst forth and is on the point of developing into a palpable chronic disease। ये जाग गया है, बस्ट हो गया है, और अब एक पाल्पेबल क्रॉनिक डिजीज में डेवलप होने के लिए तैयार हो चुका है, उस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो वहां पर हमें हमें एंटीसोरिक दवाई देनी। 195 in order to effect a radical cure in such cases where which are by no means rare, इन केसेस में रेडिकल क्योर यानी कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से क्योर को इफेक्ट देने के लिए, और ये किसी और मीन्स से रेयरली होता है। आफ्टर द एक्यूट डिजीज हैज प्रीटी वेल सबसाइडेड,
एक्यूट डिजीज जब सबसाइड हो जाता है उसके बाद एन अप्रोप्रिएट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट एज इज टॉट इन माय वर्क ऑन क्रॉनिक डिजीज। सर की जो क्रॉनिक डिजीज की वर्क है उसमें ये बेहतरीन तरीके से लिया गया है। तो जब भी एक्यूट डिजीज सबसाइड हो जाए तो एक एक सही एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देनी है, मस्ट देन बी डायरेक्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का मतलब सोरा, सोरा एंटीसोरिक मींस सल्फर या फिर सोराइनम देने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमें सोरा को समझना होगा और उसके आधार पे एंटीसोरिक दवाई को समझनी होगी। उसको और बेहतरीन तरीके समझना हो तो आप प्रीच होम्योपैथी से जुड़ सकते हैं या फिर डॉक्टर दीदार सिंह सर के यूट्यूब के वीडियो आप सुन सकते हैं। Just then be directed against the symptoms that still remain and the morbid state of health to which the patient was previously subject। तो बाद में एंटीसोरिक ट्रीटमेंट किस आधार पे देनी है? बाद में जो बच जाते हैं सिम्टम और पहले जिस तरीके से मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ थी, अब मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ हेल्थ को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि दिस इज हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग। तो मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ मींस ये एक डायनामिक अवस्था है। मॉर्बिड जो स्टेट है वो डायनामिक मॉर्बिड स्टेट है, हमें उसको साथ में लेना होगा। टू विच द पेशेंट वॉज प्रीवियसली सब्जेक्ट, दोनों को मिला के जो टोटलिटी बनेगी उसके हिसाब से हमें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देनी है। In chronic local maladies that are not obviously venereal, ऐसी chronic बीमारियां, local बीमारियां जो obviously venereal नहीं है, उन सबको the antisoric internal treatment is moreover alone requisite। उन सब में सिर्फ और सिर्फ अकेली एंटीसोरिक इंटरनल ट्रीटमेंट ही जरूरी है। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, कल फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।